आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर बात करते हैं कि जिससे लगभग सभी परिचित हैं। जम्मू कश्मीर, जिसे हम हिंदुस्तान का स्वर्ग कहते हैं, जिसे सदियों से शांति, सूफीवाद और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। 1980 के दशक के अंत में एक ऐसी राजनीतिक और हिंसक उथल पुथल का शिकार हुआ जिसने इसके सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। 1989 तक आते आते घाटी में अलगाव और आतंक ने एक ऐसी सुनियोजित और हिंसक रूप या घटना का रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों ने घाटी में भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। हिंसा का सबसे क्रूर प्रभाव कश्मीर के हिंदू समुदाय कश्मीरी पंडितों पर पड़ा। उन्हें अपनी पैतृक भूमि छोड़ने पर विवश किया गया। 14 सितंबर 1989 को नेता, वकील और पंडितों की सरेआम हत्या की गई। 1968 में जज गंजू ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर के महाराज बाजार में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करना था जिससे वे बिना प्रतिरोध के घाटी छोड़ दें। सामूहिक पलायन और संस्थागत हिंसा के बीच राज्य की फाइलों और खामोशी की चादर में दबी एक कहानी कश्मीरी नर्स सरला भट्ट की है। सरला के बलिदान और 36 साल बाद एसआईए द्वारा दायर की गई 737 पन्नों की चार्जशीट के माध्यम से न्याय की उस जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण करेगी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे कश्मीरी पंडित महिलाओं के विरुद्ध छेड़ा गया था, क्योंकि वो महिलाओं के शरीर को एक विजित क्षेत्र मानते थे या वे उनकी बर्बर मानसिकता का प्रदर्शन था। कश्मीरी समाज में पंडित महिलाओं को सम्मानपूर्वक भट्टियां कहा जाता है, जिसे संस्कृत की भट्टनी अर्थात कुलीन महिला से लिया गया है। आतंकवादियों ने महिलाओं को हथियार के रूप में प्रयोग किया ताकि पूरे समुदाय का मनोबल तोड़ा जा सके। उस दौर का मुख्य नारा था, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडित पुरुषों के बिना। लेकिन पंडित महिलाओं के साथ 1990 में बंदीपुरा निवासी गिरिजा टिक्कू का अपहरण, दुष्कर्म एवं अमानवीय यातनाएं दी गई थी और अंततः आराम मशीन से जिंदा काट दिया गया था। इसी तरह बीके गंजू की हत्या मुखबरी के कारण हुई थी। इन घटनाओं ने पंडित परिवारों में इतना भय फैला दिया था कि उन्होंने अपनी बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए चाकू कुल्हाड़ियां घर में रखी हुई थी। प्रसिद्ध कश्मीरी चिकित्सक DKL चौधरी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण और समाजशास्त्रीय शोध बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की ठंडी घाटियां से निकलकर जब वे दिल्ली पहुंचे तो वहां की गर्म जलवायु के कारण मधुमेह, थायराइड, बीपी और गंभीर अवसाद जैसी बीमारियां फैल गई थी। छोटे छोटे कमरों में रहने के कारण वो भी 3-3 पीढ़ियां एक साथ, जिससे निजता में कमी आई, जिससे महिलाओं में 35 वर्ष की कम आयु में ही प्री मैच्योर मेनोपॉज की स्थिति पैदा कर दी गई, जिससे जन्म दर में कमी आई और पूरी आबादी के अस्तित्व पर संकट गहरा गया। सरला भट्ट का जन्म 1963 में हुआ था। वह शंभुनाथ भट्ट की सबसे बड़ी संतान थी। उनका परिवार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीबाग मोहल्ले में रहता था। सरला परिवार के प्रति जिम्मेदार युवती थी। उसने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की थी। बाद में उसने नर्सिंग BSc की पढ़ाई पूरी की। सरला ने विवाह न करके पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कैरियर को प्राथमिकता दी। 1990 तक वह श्रीनगर के सौरा स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नियोलैटोलॉजी विभाग में एक स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत थी। यह वह समय था जब आतंकवाद अपने चरम पर था और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी थी। बढ़ती हिंसा और धमकियों के कारण सरला के चाचा एवं उसके परिवार के कई सदस्य घाटी छोड़कर जा चुके थे। सरला ने ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा। उनका यह समर्पण एक पेशेवर दायित्व नहीं था, बल्कि
आतंकवाद के खिलाफ एक खामोश प्रतिरोध भी था जो कश्मीरियत की आत्मा को कुचलना चाहता था। अप्रैल 1990 के मध्य में घाटी की स्थिति खराब हो चुकी थी। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो चुकी थी। 14 से 18 के मध्य सरला ने SKIMM अस्पताल में अपनी ड्यूटी पूरी की। जैसे ही वे मुख्य भवन से बाहर निकली, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हथियारबंद आतंकवादियों ने उन्हें बंदूक की नोक पर सफ़ेद मारुति कार में अगवा कर लिया। श्रीनगर के इलाहीबाग बाजार क्षेत्र में ले जाया गया और क्रूरतम शारीरिक अत्याचार किए गए। 19 अप्रैल 1990 की सुबह श्रीनगर के मल्लाबाग इलाके में सड़क के किनारे सरला का गोलियों से शरीर छलनी और शत शव बरामद हुआ। यह स्थान उनके अस्पताल और हॉस्टल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। क्रूरता का आलम यह था कि उन्होंने सरला के शरीर पर JKLF का संक्षिप्त नाम लिख दिया था। सबसे कुटिल कार्य यह हुआ कि हस्तलिखित टेरर क्लेम नोट उनके शव के साथ संलग्न किया गया था। सरला पर आरोप लगाया गया था कि वह पुलिस और सुरक्षा बलों की मुखबिर थी जो अस्पताल में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना पुलिस को देती थी। जांच एजेंसियों विशेषकर SIA ने अपने 737 पन्नों के आरोप पत्र में मुखबिर वाले सिद्धांत का गहराई से विश्लेषण किया तो पाया कि सरला के खिलाफ मुखबरी का आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत था। यह आतंकवादियों द्वारा गढ़ा गया बहाना मात्र था जिसका उद्देश्य एक सुनियोजित और पूर्व नियोजित लक्षित हत्या को सही ठहराना था और मुस्लिम आबादी के बीच इस जघन्य कृत्य को न्याय संगत दिखाना था। कश्मीरी पंडितों में भय पैदा करके उन्हें सामूहिक रूप से पलायन करने पर विवश किया जा सके। 20 अप्रैल को तो सरला का शव परिवार को सौंप दिया गया। एक समय में हिंदू बहुत रहते थे किंतु अब वहाँ हिंदुओं की संख्या नगण्य थी। फिर भी कुछ मुस्लिम आए थे जो उनसे हमदर्दी रखते थे। उन्हें भी मुस्लिम पड़ोसी सांत्वना देने के लिए आए तो उनके घर पर एकत्र हुए, लेकिन उन्हें तुरंत चरमपंथियों द्वारा चेतावनी दी गई कि वे इस परिवार की कोई मदद ना करें, न उसके अंतिम संस्कार में शामिल हों, जिससे शंभुनाथ भट्ट के परिवार को बेटी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब सरला का अंतिम संस्कार हो रहा था तो चरमपंथियों ने उनके घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके द्वारा यह संदेश दिया गया था कि अब उनके लिए घाटी में कोई जगह नहीं बची है। सरला की मौत और उसके बाद हैंड ग्रेनेड हमले ने यह दहशत का माहौल पैदा किया जिससे हिंदू परिवारों सहित अनगिनत कश्मीरी पंडित परिवारों ने भी रातों रात हमेशा के लिए कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। इस तरीके से लोग लगभग कश्मीर घाटी को छोड़कर जा चुके थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए, जिससे हम आपके पास अपने नियमित वीडियोस भेजते रहें। धन्यवाद।